नमस्कार साथियों, रोहित है। हम करते हैं अनुनय पहले, हम संयम से समझाते हैं। हम करते हैं अनुनय पहले, हम संयम से समझाते हैं। रावण हो या दुर्योधन, हम शांति दूत भिजवाते हैं। जब शांति की भाषा को, जब आपकी उदारता को सामने वाला कमजोरी समझने लगे, तब युद्ध ही एक विकल्प बचता है। साथियों, युद्ध तो खुद एक मसला है, वह मसलों को क्या हल करेगा? पर एक चुनी हुई सरकार, विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति, अपने सिविलियंस की हत्या कब तक बर्दाश्त करे? जब आप पर युद्ध थोपा जाए, कुछ दहशतगर्दों, लंपट गुंडों द्वारा चुनी हुई सरकार को चैलेंज किया जाए, उस परिस्थिति में युद्ध ही एक संकल्प बचता है, युद्ध ही एक विकल्प बचता है। साथियों, जब पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला किया गया, जब नई दंपति की मांग के सिंदूर को उजाड़े गए, उस परिस्थिति में सरकार का आक्रमण करना, टेररिस्ट कैंप्स पर हमला करना जरूरी बन जाता है, न्यायोचित बन जाता है, समय अनुकूल बन जाता है। साथियों, जो टेररिस्ट कैंप पर हमला किया गया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस पर क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, क्या गुजरात, क्या अरुणाचल प्रदेश, सब तरफ से मात्र एक ही उद्घोष सुनने को मिल रहा था कि जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। पर आपने देखा होगा कि भारत सीज फायर पर सहमति जताता है। वो तब जताता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ट्वीट कर हमें बताता है कि सीज फायर पर दोनों देश सहमति जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं। साथियों, सरकार को जवाब देना होगा कि एक ऐसा समय चल रहा है जब हमारा मुल्क, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो दुश्मन मुल्क है, वह अपने बुरे समय से गुजर रहा है। उसके पास मात्र 96 घंटा युद्ध लड़ने की आर्म्स एंड एमुनेशंस हैं। वहां की जो सरकार है, वह मिलिट्री के कंधों पर खड़ी है और मिलिट्री खुद अपने मिलिट्री रैंक से परेशान है। मिलिट्री खुद परेशान है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसके नाक में दम कर रखा है। खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उसका जीना हराम कर रखा है। ऐसी परिस्थिति है कि आर्मी कमजोर है, चुनी हुई सरकार पर जनता का विश्वास नहीं है। उसकी आर्थिक परिदृश्य यह है कि वह आईएमएफ के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार का सीज फायर पर सहमति देना सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। यह सरकार के मंशा पर भी प्रश्न उठाता है कि सरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। क्या केवल हमला टेररिस्ट कैंप तक उचित था? जब पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, यह एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसका ट्रीटमेंट जरूरी था। बहुत चीजें हैं, आज हम इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं कि सरकार की डिफेंसिव पॉलिसी क्या थी, ऑफेंसिव पॉलिसी क्या थी। कुछ लेफ्टिस्ट लोग कह रहे होंगे कि नहीं, युद्ध तो खुद एक मसला है, वह मसलों को क्या हल करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ना देखें। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी युद्ध करती है तब तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी है, पर जब हमारे 28 लोगों को हमला करके मार दिया जाता है तो यहां पर जब भारत युद्ध कर रहा है तो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भारत अपनी ताकत का परिचय दे रहा था और हमारे वीर सेनाओं ने बहुत बहादुरी से अपने शौर्य का परिचय दिया है। भारत ने जिन टेररिस्ट कैंप पर हमला किया है, वह क्यों है, वह क्यों बहावलपुर पर हमला किया, आज अब इन सब चीजों को हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में कार नहीं बनता, हीरो होंडा नहीं बनता, पाकिस्तान में ह्यूंडई का फैक्ट्री भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई चीज का फैक्ट्री है तो फिदाईन्स का फैक्ट्री है, मुजाहिदीन्स का फैक्ट्री है, दहशतगर्द, लंपट, लफंगों का फैक्ट्री है। उसमें 3 मेजर फैक्ट्री हैं। पहला जो मेजर फैक्ट्री है जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन फैक्ट्री। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है उसका नाम है लश्कर तैयबा फैक्ट्री। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, उसका नाम है जैसे मोहम्मद फैक्ट्री। ये वो फैक्ट्री है जहां से दहशतगर्द पैदा होते हैं। ये वो फैक्ट्री है जहां से पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत में भेजता है और पूरे विश्व में भेजता है। पाकिस्तान इज द एक्सपोर्टर ऑफ द टेररिज्म। वहां से ना चीनी एक्सपोर्ट होता है, ना कुछ एक्सपोर्ट होता है, वहां से बस एक्सपोर्ट टेररिज्म होता है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीजों पर आपको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के पास एक कन्वेंशनल मिलिट्री है। वो कन्वेंशनल मिलिट्री क्या होता है? जैसे कि वहां का आर्मी, वहां का नेवी, वहां का एयरफोर्स। आपको पता है कि ये फालतू का बैच लगा के चलते हैं, इनके बैच में तो कुछ होता नहीं है।
आज से शुरू से लेकर अभी तक ये युद्ध हारे हैं, पर पता नहीं क्या क्या बैच लगाकर चलते हैं और किस लिए बैच लगाकर चलते हैं, कौन चक्र इनको मिलता है भगवान जाने। और एक उसका जो आर्मी है उसका नाम है सब कन्वेंशनल आर्मी। जो सब कन्वेंशनल आर्मी है ये ज्यादा इफेक्टिव है बजाय कन्वेंशनल आर्मी के। सब कन्वेंशनल आर्मी कौन कौन है? हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, ये जो इसके नेता हैं असल कमांडर्स यही हैं। ये सब जो आसिम मुनीर वगैरह देख रहे हैं ये तो डिफंक्ट हैं, ये सब कोई काम के नहीं हैं, असल कमांडर ये हैं। तो पाकिस्तान क्या करता है कि भारत से वह कन्वेंशनल वार में तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी मिलिट्री एसिमेट्री है कि वो जीत ही नहीं सकता है। तो भारत के साथ वो सब कन्वेंशनल वार में लगा रहता है, सब कन्वेंशनल वार करता है। तो आज हम इन सब चीजों को देखेंगे कि कन्वेंशनल वार क्या है, सब कन्वेंशनल वार क्या है। अगर आप इस दहशतगर्द और गुंडे को देखेंगे तो इस गुंडे का नाम है सैयद सलाहुद्दीन। यह गुंडा, यह माफिया 1989 में आईएसआई जो वहां की एजेंसी है, आईएसआई की मदद से यह व्यक्ति हिजबुल मुजाहिदीन का निर्माण करता है। जो हिजबुल मुजाहिदीन है इसके पास 1500 फोर्स है जो कि दहशतगर्द और फिदाइन फोर्स है। मैं फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये सब कन्वेंशनल वार सिस्टम है उनका। कन्वेंशनल वार सिस्टम में तो वो हारते हैं। सब कन्वेंशनल 1500 मुजाहिदीन हैं इनके पास, 1500 फिदाइन हैं जो श्रीनगर में स्टेशन रहते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इनका एक्टिव क्षेत्र बारामूला है और इस तरह के क्षेत्र से ये बहुत एक्टिव होता है और यह आईएसआई के द्वारा निर्माण किया गया आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड स्टेट्स ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर कर दिया था कि यह एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा जो टेरर फैक्ट्री है वो है हाफिज सईद का फैक्ट्री। इस फैक्ट्री का नाम है लश्कर तैयबा। 1990 में अफगानिस्तान में इसने इस फैक्ट्री का निर्माण किया और अफगानिस्तान से बेस बनाकर फिर यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला जाता है। 26/11 का अटैक, अक्षरधाम ब्लास्ट इसी के गुंडे और दहशतगर्दों ने किया और इस फैक्ट्री में 700 आर्मी इन्वॉल्व है जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत एक्टिव प्लेयर है। इसी का फैक्ट्री जो है वो था मरकज तैयबा, जिसका आप फोटो देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने, भारतीय मिलिट्री ने निस्तानाबूद किया। जो पॉइंट को चूज किया है वह काबिल तारीफ है। जिन ठिकानों को चूज किया गया आपको अपने मिलिट्री पर गर्व होगा। जिस तरह का प्रिसीजन अटैक किया गया आपको अपने एयरफोर्स को सैल्यूट करने का मन करेगा कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का उसको नेस्तानाबूद किया है। मरकज तैयबा उनका हेडक्वार्टर था और इसको नेस्तानाबूद किया गया है भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है इस व्यक्ति का नाम है अजहर। आप जानते होंगे जो मसूद अजहर है यह IC-814 जो कांधार हाईजैकिंग हुआ वहां से यह व्यक्ति निकलता है। वहां से निकलने के बाद बहावलपुर को अपना सेंटर बनाता है और उसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहावलपुर को टारगेट किया गया और इस तरह का प्रिसीजन से टारगेट किया गया है कि इसके 14 परिवार के सदस्य मारे गए हैं और पूरे विश्व में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। जब इसका मिलिट्री हेड आकर खड़ा होता है, इसका भाई रौफ वहीं पर खड़ा होता है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो वहां पर खड़ा होता है और उनका कलमा फलमा पढ़ा जाता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की किरकिरी होती है और पार्लियामेंट का अटैक, पठानकोट का अटैक, पुलवामा का अटैक यही टेररिस्ट फैक्ट्री से निकले हुए गुंडे और दहशतगर्द करते हैं। तो कहने का मतलब है यहां से 2-3 चीज समझने की आपको जरूरत है। पहला जो चीज आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल आर्मी सिस्टम है वो डिफंक्ट है, वो कुछ नहीं कर सकता है। कन्वेंशनल एसिमेट्री के कारण वो हमसे नहीं टकरा सकता है, उसके पास सारे आउटडेटेड हथियार हैं। आप ये सोचिए कि भारत के लोग चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाइनीज चार्जर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाइनीज ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और एक नालायक मुल्क जो मुल्क है यह चाइनीज डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता है, वो क्या टिक पाएगा भारत के सामने। तो इतना एसिमेट्री है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो वो क्या करता है कि उसका एक स्ट्रैटेजी है कि लेट्स मेक इंडिया ब्लीड विद 1000 कट्स। 1000 कट्स देंगे। 1000 कट्स देने का मतलब हुआ कि भारत को सब कन्वेंशनल ये जो फैक्ट्री हैं यहां से हमला कराएंगे और इन गुंडों को संरक्षण वह देता है।
भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और मरकज सुभान अल्लाह को भारत ने नष्ट किया, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में इसको निस्तानाबूद किया, तो इन सब चीजों पर एक तरह से उसे बदला के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने यह बहुत तय कर दिया कि अगर सब कन्वेंशनल वार होगा, सब कन्वेंशनल वार का मतलब यह होता है कि अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भारत पर हमला कराएंगे तो भारत आपके कन्वेंशनल वार और सब कन्वेंशनल वार के बीच में कोई अंतर नहीं करेगा और भारत उसका माकूल जवाब देगा। तो ऑपरेशन सिंदूर ने इस चीज को बहुत क्लियर किया है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का परमिशन नहीं लिया, ना ही उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों का परमिशन लिया। हां, उन्हें लूप में जरूर रखा, पर उनके गो ग्रीन सिग्नल का कभी इंतजार नहीं किया। और भारत ने कहा कि अगर भारत के इंडिपेंडेंस पर, सॉवरेनिटी पर खतरा होगा, सब कन्वेंशनल वार सिस्टम के थ्रू अटैक किया जाएगा, तो भारत यूनिलैटरली उसका जवाब देगा। भारत किसी के लिए वेट नहीं करेगा कि आप हमें ग्रीन सिग्नल दे, क्योंकि भारत विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति है। ये जो छोटे छोटे देश हैं, नमूना हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज, सो कॉल्ड यूरोपियन यूफोरिया में जीते हैं, उनकी सहमति लेने की जरूरत नहीं है। भारत यूनिलैटरली अटैक करेगा और बदला लेगा। तीसरा, ये जो अटैक हुआ है उसमें भारत ने टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है। आपको हमने बताया बहावलपुर को अटैक किया है, आपको बताया मरकज तैयबा को अटैक किया है। ये जो मरकज तैयबा मुर्जके में है, जो उनका एलईटी का हेडक्वार्टर्स वगैरह रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। और है भी क्यों नहीं, आपके जो इवन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वहीं पर रहते हैं। जो अजमल कसाब था वो पाकिस्तानी सिटीजन था। आप अगर ओसामा बिन लादेन को देखेंगे, वह पाकिस्तान में मारा गया। तो भारत ने फिर से पाकिस्तान को एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर करता है, एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में डिक्लेयर करता है। सबसे बड़ा मामला यह हुआ कि पाकिस्तान हमेशा एक न्यूक्लियर ब्लफ देता है कि हम एक परमाणु सशक्त देश हैं, हम परमाणु बम छोड़ देंगे। हमको यह बताओ कि तुम ये जो इतना करोड़ों हजार करोड़ रुपया का जो आसिम मुनीर ने घर बनाया है, जो वहां का शहबाज शरीफ जो रंगीला आदमी है, बिलावल भुट्टो जो रसीला आदमी है, जिसके एमएमएस क्लिप्स वायरल होते हैं, ये जो इतने पैसा रखे हैं, आपको लगता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, पर अगर एक बार इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कहीं दुनिया में टिक नहीं पाएंगे। और हमें तो डाउट होता है कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार है भी कि नहीं। हमें तो लगता है वो जंक है, पता नहीं वो आपस में ही फ्यूज कर जाए और ब्लास्ट कर जाए आपस में ही, उनका कुछ उनका भरोसा नहीं है। जंक है, बस वो न्यूक्लियर ब्लफ देता है। भारत ने कहा कि इस तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लफ को हम लोग एक्सपोज करते हैं। ये जो तुम बार बार हड़काते हो कि न्यूक्लियर बम चला देंगे, एटमी शक्ति हैं, इसका हमें कोई परवाह नहीं है। अगर टेररिस्ट अटैक होगा, माकूल जवाब मिलेगा। दिस न्यूक्लियर ब्लफ विल बी एक्सपोज्ड। चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है डिप्लोमेसी। अगर आप भारत को देखेंगे, जो भारत का यूनाइटेड किंगडम के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने जिस तरह से रॉफ को एक्सपोज किया, जिस तरह से जब हम भारत सरकार ने हमला किया और जिस तरह से रॉफ, जो अजहर के जो लोग मारे गए, परिवार के 14 सदस्य मारे गए, उस समय मिलिट्री खड़ा होता है, उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड रिस्पेक्ट मिलता है, वो पाकिस्तान के झंडे में लिपटा रहता है। उस तरह का जब यूके के जो हमारे एम्बेसडर ने एक्सपोज किया तो पूरे विश्व ने हमारी डिप्लोमेसी का लोहा माना। जिस तरह से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह से हर उसके फेक को, प्रोपेगेंडा को, झूठ को एक्सपोज किया, पूरा दुनिया ने हमारे डिप्लोमेसी का लोहा माना। जिस तरह से भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने लाया गया, वह अपने आप में इतना खूबसूरत था कि जिसका कोई प्रमाण नहीं है। भारत ने यह दिखाया कि भारत की मिलिट्री में एक मुस्लिम महिला कितनी बहादुरी से, कितने सम्मान से, एक ऐसा मुल्क जो धर्म के नाम पर दहशतगर्दी करता है, भारत ने दिखाया कि एक तरफ एक महिला जो विंग कमांडर सिंह है, व्योमिका सिंह, और एक तरफ सोफिया कुरैशी। आर्मी एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें ना धर्म का कोई जगह है, ना रेस का कोई जगह है, ना किसी कास्ट का जगह है। वहां पर अगर जगह है तो बहादुरी का जगह है। हमारा जो आर्मी है वह सेकुलरिज्म का एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है, जिसका नजारा पूरे मुल्क ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी ने
पाकिस्तान को एक्सपोज किया, और जो धर्म के नाम पर, जिसका मिलिट्री, जिसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन धर्म पूछकर हत्या करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिला कि एक हिंदू महिला, एक मुसलमान महिला जो बराबर स्तर के महिला हैं, हमारे आर्मी में रहते हैं। हमारे आर्मी में नियुक्ति किसी का धर्म देखकर, जात देखकर, रेस देखकर नहीं होता। वहां पर अगर होता है तो बहादुरी देखकर और मेधा देखकर होता है। तो डिप्लोमेसी में भारत ने दिखाया कि किस तरह से भारत एक ऐसा मुल्क है जो सेकुलरिज्म केवल उसके आईन में नहीं लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म असल मायने में आपको दिखता हुआ नजर आता है। पर कुछ प्रश्न उठते हैं। एक तो प्रश्न मीडिया पर उठता है, क्या हमें मीडिया को देखना चाहिए? जिस तरह से मीडिया ने किया, अंजना ओम कश्यप ने किया, जिस तरह से श्वेता सिंह ने किया और सारे लोगों ने किया, जी न्यूज ने किया, रिपब्लिक टीवी में अर्णव गोस्वामी ने किया कि कराची पर हमला, ये वो पाकिस्तान का हमला, वो एक हिस्टीरिया क्रिएट किया। और वो जो हिस्टीरिया क्रिएट किया वो भारतीय मीडिया को बैड लाइट में प्रोजेक्ट करता है कि ये तो वार मॉन्गर्स का देश है, यहां पे तो वार मॉन्गरिंग हो रहा है, मीडिया में कुछ और चल रहा है। पर वो सारे न्यूज फेक न्यूज थे। जब आप ऐसा करते हैं तो वहां की सरकार पर दबाव बनाते हैं। आप जब ऐसा करते हैं तो आप यहां पर जो लोग हैं वो घबराते हैं, पैनिक करते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप ऐसा हरकत करते हैं तो मीडिया के विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। भारत सरकार का एक विंग पीआईबी ये जो फॉल्स न्यूज है उसको एक्सपोज करने में लगा रहता है। सरकार का ध्यान भटकता है। जब आप हिस्टेरिया क्रिएट करते हैं तो आम जनमानस व्याकुल होती है, परेशान होती है। ये जानबूझकर आप देखिएगा कि एक ऐसा फोटो ले लेगा, सारे चैनल्स पे वही चलेगा, एक फोटो चलेगा, यहां से एक इसको टकराएगा और ऐसे उसको घेर देगा, बोलेगा देखिए उधर से हमला हुआ, उधर से हमला हुआ, उधर से हमला हुआ, और यही फोटो सब चैनल पे चलेगा। और यहां पे 4 कबूतर को खड़ा कर देगा और 4 कबूतर माइक लेकर स्टार्ट होगा और बोलना कि अभी कराची में आईएनएस विक्रांत ने हमला किया, अभी यहां पर आईएनएस राजपूत ने हमला किया, पिनाका मिसाइल। तुमको कैसे पता कि ये पिनाका मिसाइल से मारा है कि ब्रह्मोस चलाया है? उसका नेवी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया, उसके एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया। तुमको कैसे पता भाई? एक फोटो दिखा रहे हो और सब मीडिया पर यही चल रहा है। मतलब क्या स्थिति है? मीडिया का पतन भी पूरे दुनिया ने देखा कि भारतीय मीडिया जो है टीआरपी के लिए किस हद तक जा सकता है, किस बिलो स्टैंडर्ड हरकत कर सकता है कि भारत सरकार को बार बार पीआईबी के थ्रू फेक न्यूज करना पड़ा। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि जीतने के लिए यह जरूरी है। भारत तो ऐसे ही जीता हुआ था। जीतने के लिए तब जरूरी होता, साम दंड भेद लगाना होता, जब हम अपने से ताकतवर मुल्क से लड़ रहे होते। इतनी एसिमेट्री है कि उसको हम लोग उठा बैठी करा सकते थे कि चलो अप डाउन वो करता। पर भारत सरकार को भी जवाब देने की जरूरत है। यह व्यक्ति ट्वीट करता है और यह व्यक्ति कहता है कि युद्ध विराम हो गया। यह व्यक्ति पर भी प्रश्न उठता है कि जब अमेरिका इराक पर युद्ध करता है तब वो तो ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म हो जाता है, पर रसिया जब यूक्रेन पर इन्वेड करता है तो वो इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हो जाता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है इस पर भी सोचने की जरूरत है कि रशिया जब हमला करता है तो वो इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है, पर जब तुम इराक पर हमला करते हो दैट इज अ ग्लोबल वार अगेंस्ट द टेररिज्म। तुम खेलो तो क्रिकेट और हम खेले तो गिल्ली डंडा। मामला वही है दोस्तों कि यह बहुत दुखद है कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या राहुल गांधी, क्या कोई पार्टी, क्या स्टालिन, सब लोग भारत के साथ खड़े थे, प्रधानमंत्री के साथ थे। सर्वदलीय बैठक में सब लोगों ने कहा कि उसे सीख देने की जरूरत है। सब लोगों ने कहा कि जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। उस समय सरकार इसकी बात को मानता है और अब प्रश्न ये उठता है, सरकार को जवाब देने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने वाली बात सरकार उस पर सीरियस है या नहीं है। अगर सीरियस है तो मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि इससे माकूल समय कुछ भी नहीं था। क्या आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न का जवाब दें कि क्या आप इंदिरा गांधी को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा। मेरा वैचारिक इंक्लिनेशन किधर है उसको छोड़िए, आपका वैचारिक इंक्लिनेशन किधर है उसे छोड़िए। कुछ लोग लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले मुझे आकर यहां पर ज्ञान बिल्कुल भी मत दीजिए कि युद्ध तो खुद एक मसला है, वह मसलों को क्या हल करेगा। आई थ्रो योर आइडियोलॉजी इनटू द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री। आई गिव अ डैम टू योर आइडियोलॉजी। जब देश पर बात आएगा तो क्या कांग्रेस और क्या भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है। वह सेना लड़ रहा होता है, वह देश का प्रधानमंत्री लड़ रहा होता है। भाजपा का प्रधानमंत्री वो नहीं है, वह भारत का प्रधानमंत्री है। पूरा पक्ष और विपक्ष उसके साथ खड़ा था।
तो भारत के प्रधानमंत्री को भी और भारत सरकार को भी जवाब देने की जरूरत है कि क्या इस चीज फायर से भारत को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि युद्ध का हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं। युद्ध, भाई अगर कोई आदमी सेना में जाता है तो वह मदरलैंड के प्रेम में जाता है। क्या यह डायरेक्ट अटैक ऑन द मदरलैंड नहीं है? युद्ध कहां तक टाला जाए, इस बिगड़ल पड़ोसी को शीशे में ढाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तो साथियों, भारत सरकार को भी जवाब देने की जरूरत है। और मेरा निजी तौर पर मानना है कि भारत अभी इंदिरा गांधी ऐसी रिजोल्यूट महिला का मिस कर रहा है। और शायद अगर आज इंदिरा गांधी होती तो हो सकता है कि बलूचिस्तान अलग होता, हो सकता है कि खैबर पख्तूनवा अलग होता। एक ऐसे समय में पाकिस्तान गुजर रहा है जब वहां के आर्मी रैंक में आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध है, बलूचिस्तान में वह कमजोर पड़ा हुआ है, खैबर पख्तूनवा में कमजोर पड़ा हुआ है। तो इस संधि से, इस सीज फायर से पाकिस्तान को फायदा हुआ, भारत को फायदा नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कुछ देर के लिए साइड में रखिए, मैं भी रख रखा हूं। देश को सामने रखिए और सोचिए कि क्या यह सही हुआ, क्या सीज फायर का उल्लंघन वह नहीं करेगा, क्या वह फिर टेररिस्ट अटैक नहीं करेगा, अगर करेगा तो इसका क्या उपाय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।